हिमाचल में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और अब जो करेंगे वो वोटर करेंगे 12 तारीख को। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जैस्मिन जी जो कि बीजेपी की स्पोक्सपर्सन है, नरेश जी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, वीडी शर्मा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर संजय इनका शिमला टाइम्स है और हमारे भी सहयोगी हैं, और अमिल भटनागर हैं इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं। इस चुनाव में तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बताने के लिए। वैसे हिमाचल चुनाव में लोगों की दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन इस बार बड़ा दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की साख की बात है। टिकट बंटवारे उन्होंने किए जिससे बीजेपी में तमाम बागी खड़े हुए हैं। कृपाल परमार जो कि फतेहपुर से बागी हैं वो पीएम को बोल चुके हैं कि नड्डा जी ने बहुत बेइज्जती करी। किशोरी लाल जो अनी से बागी हैं वो नड्डा जी को ब्लेम कर रहे हैं। होशियार सिंह नड्डा जी को ब्लेम कर रहे हैं। तो नड्डा जी के लिए प्रेस्टीज की बात है। अनुराग ठाकुर भावुक हो गए रैलियों में, रोने लगे, उनके पिता को टिकट नहीं मिला। वो ये कह रहे हैं कि पिता उनके धूमल साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। धूमल साहब ने कैंपेन किया पर कम कैंपेन किया। उधर कांग्रेस की तमाम समस्याएं हैं कि सीएम कौन बनेगा ये तय नहीं है। तो अब दोनों पार्टियों का अपना अपना प्रचार रहा और आखिरी दिन कांग्रेस ने आज 68 रैलियां की हैं। प्रियंका गांधी ने भी रैली की है, बीजेपी से जेपी नड्डा ने रैलियां की हैं। तो अब बड़ा दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहाँ के लोग राज बदल देते हैं, रिवाज नहीं बदलते हैं। बीजेपी कह रही है रिवाज बदल दीजिए, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो शुरू करते हैं पहले वीडी शर्मा साहब से और फिर आएंगे पॉलिटिकल बातचीत पे। शर्मा जी, कैंपेन खत्म हो गया है, क्या लग रहा है चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती? एक चुनौती बताइए बीजेपी के लिए, फिर एक चुनौती बताइए कांग्रेस के लिए। देखिए, बीजेपी के लिए अगर मैं बात कहूँ तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बागी एक बड़ा इशू है, क्योंकि 20 से 21 लोग बागी है बीजेपी के जो टिकट मांग रहे थे या जिनके टिकट कटे हैं। एक बात। दूसरा, बीजेपी के लिए मुश्किलें ये है कि मुद्दे हैं, यहाँ पर महंगाई मुद्दा है, यहाँ पर बेरोजगारी मुद्दा है, यहाँ पर ओपीएस बड़ा मुद्दा है, और इसके अलावा भी बागवानों का यहाँ पर मुद्दा है। ये बीजेपी के लिए मुश्किल है। और अगर कांग्रेस की मैं बात करूँ, हालांकि कांग्रेस ने इस बार काफ़ी अच्छा कैंपेन किया है, काफ़ी अच्छा मीडिया के साथ भी उनका काफ़ी अच्छा तालमेल रहा है। एक चुनौती ये है उनके सामने की लीडरशिप, जिसको लेकर वीरभद्र सिंह जी रहे नहीं, राजा साहब रहे नहीं, वीरभद्र सिंह चुनाव हो रहा है। इसलिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया क्योंकि कई उम्मीदवार हैं। प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह को लेकर के थोड़ी सी होपफुल हैं। इसके अलावा सुक्खू जी हैं जो कि लग रहा है कि अगर कांग्रेस आती है तो उनका चेहरा हो सकता है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री जी भी हैं। तो ये एक चुनौती कांग्रेस के लिए। हाँ, चुनौती इसलिए बड़ी चुनौती है कि वीरभद्र सिंह, क्योंकि एक छत्र राज वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में चुनाव हुआ। आज से पहले हमेशा वीरभद्र सिंह ही चेहरा रहा है कांग्रेस का। इस बार वीरभद्र सिंह नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है कांग्रेस के लिए नेगेटिव, जो मुश्किल हो सकता है। अमिल, आप यहाँ पर स्टेशन है, आप किन्नौर गए, आप हमीरपुर भी गए, आपने पीएम की रैलियां भी करी, प्रियंका गांधी को भी देखा, किसका कैंपेन जबरदस्त रहा? देखिए, बहुत ही टाइटली कंटेस्टेड इलेक्शन रहा है ये। दोनों पार्टियों ने बहुत अपने प्रचारक उतारे, हर तरह से कोशिश करी कि एक अच्छा प्रॉपर कैंपेन करते। बीजेपी ने फ्रॉम मोदी टू योगी डिड, अभी आज भी उनका विजिट है, उससे पहले ही डिड अराउंड 12 रैलीज इन 4 days, पब्लिक मीटिंग्स रही। मोदी विजिटेड लास्ट मंथ, इनफैक्ट ही विजिटेड 3 times in 10 days। तो 4 रैली उन्होंने ताबड़तोड़ एक हफ्ते में 4 रैलियां कर। तो पूरा फुल फ्लेजेड कैंपेन रहा है कि जो एक जनरल परसेप्शन है कि हिल स्टेट बहुत क्वाइट स्टेट है और एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ क्लोजली कंटेस्टेड बैटल। एंड बीजेपी की जो प्रॉब्लम, जैसे इन्होंने भी बताया, जो रिबेलियन प्रॉब्लम है इनकी, जो एप्पल फार्मर्स के इश्यूज है, जो ओपीएस एक इशू है, मैनिफेस्टो में कांग्रेस हैज हार्प्ड कि हम लोग ओपीएस करेंगे, एंड बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम में, और बीजेपी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला मैनिफेस्टो में। चुनाव में जो मेरा इलेक्शन कवरेज रहा है, हमें लगता है कि पुरानी पेंशन योजना है जो कांग्रेस के लिए काम कर सकती है। सबसे बड़ी आशा उनके लिए पुरानी पेंशन है, और इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने 2-3 महीने पहले ही कर दी थी कि हम ओपीएस कर देंगे। और जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तो उस पे उनका कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं। उन्होंने कहा हम कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के हिसाब से करेंगे। तो अब सब डिपेंड करता है कि कैंपेन को किस तरह लोग रिसीव करते हैं और किस तरह इनके जो लास्ट डेज में पुश रहे हैं दोनों पार्टीज के, दैट विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। ऐसे पुरानी पेंशन बता दें, कांग्रेस को पता था कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। बीजेपी कह रही है कर ही नहीं पाएंगे। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, भूपेश बघेल से कैंप करवाया यहाँ पर, वो बताते रहे देखिए हम छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं। फिर अशोक गहलोत साहब को बुलाया यहाँ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई कि देखिए छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करिए, हम वो पैसा भी देने लग गए हैं। तो पहले मैम के पास आएंगे, फिर आखिर में आपके पास आएंगे। जैस्मिन जी, बीजेपी के रेबल्स आपको परेशान कर रहे हैं। बीजेपी के लिए वो पुरानी पेंशन स्कीम है
जो अभी आप कर नहीं पाए हैं, सारे जो कर्मचारी और स्टेट कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करते हैं इलेक्शन। एप्पल फार्मर्स हैं जो बहुत नाराज नजर आ रहे हैं, उनको कह रहे हैं उनको एमएसपी नहीं मिल रही है। पहले रेबल से बताइए, प्रधानमंत्री को भी फोन करना पड़ रहा है। देखिए जी, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो एक स्टेट्समैन हैं और ही इज़ नॉट एन एवरेज प्राइम मिनिस्टर। और अगर उन्होंने फ़ोन किया है तो एक मान से किया है, एक इज्जत से किया। और आपने खुद ही उनकी इंटरव्यू ली है मिस्टर परमार की, उन्होंने कहा वो हमारे भगवान जैसे हैं प्राइम मिनिस्टर। और रिबेलियन तो हर जगह होता है और यहाँ बीजेपी में कोई ऐसा रिबेलियन नहीं है। टिकटें हमने बहुत सर्वे के हिसाब से, विनेबिलिटी के हिसाब से हमने दी हैं और मुझे लगता है कि हम ज़रूर आवाज़ बदलेंगे और जीत के आएंगे। रिवाज बदलेंगे। पीएम भी अगर नड्डा जी के लिए प्रेस्टीज इशू है, उनका होम स्टेट है, और वो भी तब जब उनको दोबारा प्रेसिडेंट बना रही है, नेशनल प्रेसिडेंट बना रही है बीजेपी, तो उनके लिए, और रेबल्स उनको ब्लेम कर रहे हैं, पीएम से भी शिकायत कर रहे हैं, तो नड्डा जी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, जेपी नड्डा जी जो हैं हमारे प्रधान बीजेपी के, उनके लिए ये कोई पर्सनल इशू नहीं है। वो हर स्टेट को, ही इज़ द पार्टी प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट होने की वजह से हर जगह, हर स्टेट में, अगर यूपी में इलेक्शन हुआ है या कहीं भी इलेक्शन हुआ है अभी, तो वो उसी तरह अग्रेसिवली कैंपेन किया है। और हिमाचल प्रदेश से वो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और हिमाचल प्रदेश उनका घर है। बट इट इज़ नॉट जस्ट अ प्रेस्टीज इशू, इट इज़ एन इशू फॉर द पार्टी एंड ही इज़ लीडिंग अस एज अ प्रेसिडेंट। थोड़े से नर्वस लग रहे हैं नड्डा जी। 50, एक पार्टी प्रेसिडेंट 50 रैली करे, पर्चे बांटे, लगता नहीं कि थोड़ा सा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गए? आपको मैं इसका जवाब दूंगी। बीजेपी का और कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल बहुत फर्क है। अब देखिए, सोनिया गांधी आई थी, श्रीमती सोनिया गांधी, तो वो शिमला रह के गई हैं, तो वो तो लोगों को भी नहीं मिली। उनका एक स्टाइल है, एक फ्यूडल सिस्टम है। जबकि बीजेपी में हम बहुत एग्रेसिवली कैंपेन करते हैं, प्रोएक्टिव है, तो हमारा सारा स्टाइल ही काम करने का अलग तो है। वहां पे भी डेमोक्रेटिक तरीके से प्रेसिडेंट चुना गया, खड़गे साहब हैं, वो तो आपको बोलते हैं जेपी नड्डा। नहीं छोड़िए, जेपी नड्डा सबको बनाए। अब वो वैसी अब क्या डेमोक्रेसी, अब आपको भी पता है। ठीक है। चौहान साहब, कांग्रेस, अगर ये इलेक्शन, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए थोड़ा माहौल ठीक है, और कांग्रेस एक साहब मिले, वो कहे कि कांग्रेस अगर अभी नहीं जीत पाई तो कभी नहीं जीत पाएगी, कि बीजेपी के इतने रेबेलियन है यहाँ पर। पुरानी पेंशन योजना आपके लिए है, वीरभद्र जी के ना रहने पर सेंटिमेंट्स आपके साथ हैं, और यहाँ के लोग मुसलमान नहीं है, पहली बात तो यहाँ पर तो वो हिंदू मुसलमान होता नहीं यहाँ पे। तो ये चुनाव में आपको क्या उम्मीदें हैं? आपकी सेंट्रल लीडरशिप थोड़ा सा कम दिखी है यहाँ पे, आप जवाब दे, फिर मैं आपको काउंटर भी कर दूंगा। देखिए, आपने सारी चीज़ें बताई है कि माहौल हमारे फेवर में है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिमाचल प्रदेश की जनता और मतदाता जो बहुत जागरूक है, मैं बार बार इस बात को कोट करता हूँ। वो समझते हैं कि हमारा भलाई या प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए हमको क्या फैसला करना है, और इस वक्त बदलाव के लिए वोट पड़ रहा है। और इसका जो एक ट्रेलर था वो बाई इलेक्शंस में भी जनता दिखा चुकी है कि ये सरकार रूलिंग में चारों बाई इलेक्शंस हार चुकी थी। इसके कई कारण हैं। 5 साल सरकार रही, उनको बताना था अपना रिपोर्ट कार्ड कि हमने 5 साल में क्या लोगों के लिए किया। हर वर्ग इस वक्त परेशान है। आप बागवान, किसान, सरकारी कर्मचारी, आप देख रहे हैं 1 साल से सड़कों पे थे। जो आपने जिक्र किया, वो डिमांड कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से कि हमारी बात सुनो ओपीएस पे, हमारी तो बागी तो आपके भी हैं, इंदु वर्मा जैसे लोग, आप लोगों का भी खेल खराब करें। हम भी ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हैं। आपका यहाँ पर इंदु वर्मा रेबेल है आपके थियोक से, इसके अलावा अनी में भी आपका रेबेल है, आपके रेबल मंडी में भी, आपके भी रेबल्स हैं, बट ये ज्यादा बीजेपी की बात हो रही है क्योंकि वो फोन कॉल वायरल हो गया। आपके भी ठीक ठाक रेबल्स हैं, और यहाँ कैंडिडेट मैटर करता है। मैं बताता हूँ, इनके अगर 21 जगह रेबल्स खड़े हैं, हमारे 5 जगह है। और आप देखिए, जब स्टेट फाइट है और 21 और 5 में कितना फर्क है। दूसरी बात, आप देखिए, लोगों में बदलाव के लिए अंडर करंट है। आप बहुत जगह घूमे हैं, मुझे पूरी जानकारी, आप पूरे प्रदेश में घूमे हैं, आपने देखा लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मोदी जी का चेहरे बहुत बात, कांगड़ा मंडी में, यहाँ पर मोदी जी ने, एक बात बताओ आपको, मेरा बहुत ठीक ठाक अब थोड़ा बहुत अनुभव है इलेक्शन कवर करने का। मोदी जी बीजेपी के विराट कोहली हैं, ठीक है, वो आते हैं एंड टाइम पे छक्के मारते हैं। और उन्होंने, मोदी जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए, मैं आप जवाब दीजिए। मोदी जी ने यहाँ रैलियों में कहा कि देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ, सोलन रैली में था, मैं हाथ जोड़े कहता हूँ, सबके घर नहीं जा पाया, पर मेरा घर है। मोदी जी यहाँ पर इंचार्ज रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं सबको बोलेगा कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है, आप कुछ मत देखिए, आप मुझे देखिए। और आज तक ना कांग्रेस ना बाकी रीजनल जगह हो सकता है, लेकिन मोदी का ऑल्टरनेटिव है नहीं इस देश में। अब मैं आपको थोड़ा तफसील से इस बात को बताना चाहूँगा कि मोदी जी लगातार 8 साल से हिमाचल प्रदेश से बड़ा पर्सनल नाता जोड़ रहे हैं। और पिछली रैली में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं हिमाचल का बेटा हूँ। तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ती है? बढ़ी।
आप बताएं 5 साल में कौन सी सहायता की? आप नारों से देश को नहीं चला सकते हैं। आज जो समस्याएं लोगों के सामने, पहले वो एड्रेस करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अगर बेरोजगारी समस्या है, महंगाई समस्या है, अगर कर्मचारियों की समस्या है, अगर बागवानों की समस्या, मोदी जी उस पर बोलते तो निश्चित तौर पे माहौल बनता। अब स्लोगन से, पेंशन योजना लागू कर देंगे, ये से बताइए। मोदी जी के खाली भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है। शर्मा जी, एक चीज जो बीजेपी के फेवर में जा सकती है वो यहाँ पे बताइए। देखिए, बीजेपी के फेवर में फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा फेवर तो नहीं लग रहा, क्योंकि बीजेपी सिर्फ ये कह रही है कि लीडरशिप है हमारे पास, ये फेवर में बीजेपी ये दावा कर रही है मोदी जी फेवर में। हाँ, वो चीज वो कह रहे हैं कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर हमारे पास है, उनके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और नेगेटिव कांग्रेस के लिए ये है कि माइनस वीरभद्र सिंह। धूमल साहब को टिकट ना दे करके, और हमें आपको पता है धूमल साहब के कुछ क्लोज लोग हैं जिनको टिकट नहीं दिया, तेजवंत नेगी जैसे लोग, उनको टिकट ना दे करके, उनका चेहरा पीछे करके, क्या लगता है कि बीजेपी ने अपना थोड़ा नुकसान किया है यहाँ पर? जाहिर तौर पर ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि जो रेबल्स है वो भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि धूमल जी के भी है कुछ लोग, और कुछ और कहा जा रहा है। आप यहाँ के कहा जा रहा है, सीधे बताइए ना कौन कौन कहा क्या जा रहा है, आपको खुद पता होगा। आपने खुद नाम गिने हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कहा जा रहा है कि धूमल जी से उनका काफी अच्छा वो था। आपने खुद कवर किया है, कृपाल परमार ने किस तरह से लैंग्वेज यूज की है, और तेजवंत नेगी किस तरह से बात कह रहे हैं, और भी किशोरी लाल की आपने बात की है। फेवर में जाएंगे मोदी जी का चेहरा। बीजेपी ने यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कैंपेन कर गए, नितिन गडकरी साहब कर गए, राजनाथ सिंह जी कर गए, पीएम मोदी ने रैलियां की यहाँ पर, अमित शाह साहब ने रैलियां की यहाँ पर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो बीजेपी जैसे कैंपेन करती है, सबसे अच्छी बात है काउंसलर का इलेक्शन हो चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, बीजेपी अपना 100% देती है। क्या लगता है बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन या तो उनका नर्वसनेस शो करता है, या तो वो पुराना जो उनके हमें 100% देते हैं? हिमाचल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनकी इलेक्शन मशीनरी का। बीजेपी हर इलेक्शन को फाइट मानती है और फाइट करती है उस हिसाब से ही। जो बैक टू बैक रैलीज रही हैं, कैंपेनिंग रही है, उनका जो फर्स्ट था अक्टूबर एंड में, जो उनका फर्स्ट किक ऑफ था, उसमें उन्होंने 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किक ऑफ किया था सारी रैलीज के साथ, जो आज कांग्रेस कर रहा है अपने टुवर्ड्स द लैगेंड। तो उन्होंने पहले से एक मोमेंटम में क्रिएट कर दिया था कि हम लोग हिल स्टेट को इग्नोर नहीं करेंगे। एंड उनका कैंपेन भी यही रहा है कि देखिए सेंटर में यू हैव अ बिग फेस, हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ही हैज अ कनेक्शन विद द स्टेट, और आप जो है जितनी पॉलिसीज रही वो सेंट्रल लेवल पे रही। तो उनका कैंपेन भी उनके पूरे नैरेटिव को मैच करता है कि सेंट्रल पॉलिसीज मैटर, जो सेंटर में इतनी पावरफुल पार्टी है एंड आप वोट करेंगे तो एक सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, जो इनका मेन क्रक्स है। हमें एक बात बताइए, हम और आप तो आप भी यहाँ पर हैं, स्टेशन है, काफी महीनों से हैं, एंड हम और आप नॉर्थ इंडियन हिंदी बेल्ट से आते हैं। हिमाचल के लोग बाकी नॉर्थ इंडियन बेल्ट से कितने अलग हैं? देखिए, यहाँ के जो वोटर्स हैं बहुत वोकल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनको अगर आलोचना करनी किसी लीडर की, अगर अपने क्लोज लीडर भी अपने एरिया का अगर उसकी आलोचना करनी है तो वो करेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि 80 से कोई सरकार रिपीट नहीं कर पाई। इसका मतलब है कि अवेयर वोटर है और वो अपना एक्सरसाइज करने से डरता नहीं है। अगर उसे नहीं पसंद आया है तो वो वोट आउट कर देगा। ये बताइए कि यार यूसीसी का क्या मतलब है? जहां पर जिस प्रदेश में 2.20% मुसलमान है, जो किसी भी सीट पर ये नहीं तय कर सकते हैं सीट जीत जाएगी, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ की सर्वे बीजेपी कर रही है, हमारा नेशनल एजेंडा है, पर हिमाचल असेंबली पोल से मतलब यूसीसी पहला प्रॉमिस। मैंने जब ये सवाल हमने अपनी जब रिपोर्ट में भी लिखा, जयराम जी से पूछा था कि इसका क्या मतलब है, उनका ये बीजेपी का लाइन रहा है इस पे कि हम लोग को एक नेशनल लेवल पे यूसीसी करना एंड स्टेट्स उसका एक पार्ट प्ले करेंगे, विच अगेन कम्स बैक टू देयर ओन कैंपेन हियर कि नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी आपका ख्याल रखेगी, आप स्टेट में सपोर्ट करिए एंड देयर विल बी अ गुड कोऑर्डिनेशन। मतलब उनका जो हिंदू है उनको और जो है हिंदुत्व का अंदर जो है वो पंप करके रखिए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां पर 2.20% मुस्लिम्स हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे, वो यूपी मॉडल यहाँ पर भी। आप लोग लगता नहीं थोड़ा कुछ ज्यादा ही आप लोग थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं? लगता है कि नहीं बीजेपी नर्वस हो रही है? आपका इतने मतलब रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, निर्मला सीतारमण, योगी जी, राजनाथ जी, नड्डा साहब, अमित शाह साहब, सब लोग आ गए, कोई रहा नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि बीजेपी का एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है इलेक्शन लड़ने का। वो 24 आवर्स एंड 12 मंथ्स अ ईयर हम इलेक्शन मोड में रहते हैं, और हम एक फ्यूडल सिस्टम के साथ अपनी पार्टी नहीं चलाते। हमारे लिए हिमाचल प्रदेश उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कोई बहुत बड़ा स्टेट भी हो। तो
एक स्टाइल होता है फंक्शनिंग का, और हमारे सेंट्रल लीडर्स ने बहुत पार्टिसिपेट किया है, और हम आपको दिखाएंगे कि हम जीत के जाएंगे। और जब आप कहते हैं सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो ये एक हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, और हम इसके ऊपर बिलीव करते हैं। जैसे 370 मोदी जी ने हटाया है, तो नेशनलिस्ट स्पिरिट के साथ हम कहते हैं कि एक सिविल कोड होना चाहिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट इज़ द जनरल परसेप्शन दैट वी हैव टुवर्ड्स द नेशन। मैम, धूमल साहब को टिकट नहीं, मैं अपनी रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ कि धूमल साहब को लेकर लोगों में सेंटिमेंट्स है। जो लोग आपके नाराज हो गए थे, यार धूमल साहब होते तो हम दे देते। धूमल साहब के लिए अनुराग ठाकुर अपनी रैली में इमोशनल हो गए थे। वो दुखी इस बात है कि कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे कि धूमल साहब को सपोर्ट नहीं करोगे आप लोग, बेसिकली वो नाराज नहीं थे, वो इमोशनल हो गए। बीजेपी के रेबल्स रो रहे हैं, तो बहुत सारे आंसू भी निकले बीजेपी लीडर्स के इस पूरे कैंपेन में। देखिए धूमल साहब, मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि धूमल साहब ने पहले ही कह दिया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, एज फैक्टर और हेल्थ रीजंस करके। और जहाँ अनुराग ठाकुर जी का सवाल है, उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कैंपेन किया है। 6 रैलीज उन्होंने एक दिन में की हैं, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं उन्होंने कैंपेन किया, मंडी में, कांगड़ा में, शिमला में, तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में रोड शोज निकाले हैं, और हर जगह। और धूमल साहब हेल्थ रीजंस करके भी फिर भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एग्रेसिवली कैंपेन बीजेपी के लिए कर रहे हैं। प्रचार खत्म हो गया है नरेश जी, राहुल गांधी आए नहीं, प्रियंका गांधी ने यहाँ कैंपेन में मोर्चा संभाला, लेकिन आपकी सेंट्रल लीडरशिप, खड़गे साहब आए, 2 रैलियां करके गए, आखिरी दिन कैंपेन के एक दिन पहले आए। सेंट्रल लीडरशिप आपकी नदारद रही। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, आपके पास यहाँ लीडरशिप क्राइसिस है। आपके भी 5 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार हैं यहाँ पे। और मैं ये आपने बोला कि मैं घूम के आया, तो फिर मेरी बात ये भी मानिए, अग्निहोत्री साहब हैं, सुक्खू साहब हैं, प्रतिभा सिंह जी भी हैं। प्रतिभा सिंह जी की शायद दूसरी वजहें हो, वो अपने बेटे को अकोमोडेट करना चाहें, तो आपके लिए एक लीडरशिप क्राइसिस है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। जयराम ठाकुर जी जिन परिस्थितियों में चीफ मिनिस्टर बने, उनके साथ से ये कोलीग्स हैं सारे, उस जो स्ट्रेचर वो रखते हैं कांग्रेस पार्टी में, 10 लोग उस स्ट्रेचर के हैं। आप जनता का सहयोग मिलेगा, लोग जीतेंगे, एमएलए होंगे, उनकी राय ली जाएगी, और पार्टी हाईकमांड के बाद एक बार मेरा अनुभव है, पहले कांग्रेसी से लड़ते हैं, बीजेपी से बाद में लड़ते हैं, पहले वो आपस में लड़ लेते हैं, फिर जब टाइम बचता है तो कांग्रेस से लड़ते हैं। ये बिल्कुल भी चिंता करने का विषय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे पास दावेदार हैं, एक से बढ़कर एक है। इसका फैसला हो जाएगा जब वक्त आएगा। अभी हमें केवल हिमाचल प्रदेश की जनता का आशीर्वाद चाहिए, नंबर चाहिए। आपकी सेंट्रल लीडरशिप गायब कर रही है, उनका तो हर मंत्री आगे कैंपेन करके, और बीजेपी ऐसे कैंपेन करती है। मैंने देखा, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, काउंसलर के इलेक्शन में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्चे बांटते हैं। मैं आपको इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि यहाँ इस प्रदेश में जो रीजनल मुद्दे हैं और प्रादेशिक मुद्दे हैं, वो महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। राष्ट्रीय मुद्दों पे ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे और फेस मोदी जी को बनाना चाह रहे थे। मुझे लगता है वो सफल होने वाले नहीं हैं। यहाँ लोकल मुद्दों लोगों को बहुत अहमियत रखते हैं, जो उनकी समस्याएं हैं उसको एड्रेस करना सबसे जरूरी है। क्या आपकी बेरोजगारी और महंगाई पर क्या बोले प्रधानमंत्री जी? 9 दौरे कर दिए, क्या उन्होंने ओपीएस पे बोला? जब लाखों कर्मचारियों की अच्छा रेबल्स लड़ रहे हैं, मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ रेबल्स जीतेंगे चुनाव। मैं बता रहा हूँ आपको एक एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है कुछ रेबल्स बहुत स्ट्रांग है, जो बीजेपी के भी, और आपका भी एक रेबल है, मैं बता देता हूँ, हो सकता है वो भी जीत जाए। तो कांग्रेस अगर 40 के ऊपर नहीं आई, 68 सीटें हैं, तो समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए बीजेपी सर के चुनाव लड़ती है और चुनाव बाद में मैनेज करती है। मध्य प्रदेश, गोवा आपके सामने एग्जाम्पल है, हारने के बाद भी आपकी पूरी विधायक मंडल दल तोड़ लिया गोवा में उन्होंने। देखो, यहाँ ऐसी परिस्थितियां होने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप इसको मेरिट बताते हो ना बीजेपी की, कि वो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को धन बल से तोड़ते हैं, मेरिट नहीं ये बोला, मेरिट नहीं, बीजेपी ऐसा करती है, मैंने मेरिट नहीं बोला। डेमोक्रेसी के लिए घातक है कि आप सरकार वही बनेगी जो मोदी जी चाहेंगे, या सरकार वो बनेगी जो जनता चाहेगी। लोकतंत्र ये कहता है। ठीक है, हमने बात करी, यहाँ पर कैंपेन खत्म हो गया है, अब वोटिंग होगी, शनिवार को लोग तय करेंगे कौन आएगा। बीजेपी के फेवर में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। मोदी जी ने बोला कि मेरे नाम पर वोट दो, सब कुछ भूल जाओ। मोदी जी जानते हैं यहाँ पर इतनी इनफाइटिंग है यहाँ पर बीजेपी के अंदर। कांग्रेस के लिए कि उसकी जो स्टेट लीडरशिप है वो मजबूत है और उन्हें कोई सीएम फेस नहीं दिया, जिससे कि अभी प्रतिभा सिंह भी शांत हैं, सुक्खू जी भी शांत हैं, मुकेश अग्निहोत्री भी शांत हैं, आशा कुमारी भी शांत हैं, तो सब शांति लीडर हैं, अपना अपने सीट देख रहे हैं। लेकिन ये भी एक बात है कि मैं फिर बोल रहा हूँ, मोदी जी विराट कोहली की तरह आते हैं और उनका ही चेहरा है, लेकिन यहाँ इलेक्शन बहुत टाइट है। अभी कोई कह दे कि नहीं कांग्रेस जीत रही है, कोई कह दे बीजेपी जीत रही है, बहुत मुश्किल है। 3 जर्नलिस्ट हैं हम लोगों का भी यही ओपिनियन है। फिलहाल बड़ा दिलचस्प रहा ये पूरा कैंपेन, ओपीएस, अग्निवीर स्कीम, यहाँ पे लोकल मुद्दे, लेकिन फिलहाल
देखना होगा कि हिमाचल इस बार राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा। शिमला में सहयोगी अशोक महाले और वीडी शर्मा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।